लाहौर, जुम्मा मुबारक आप सबको। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद भी कहते हैं जनाब। ठंडी ठंडी और धुंधली धुंधली सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज आपको पता है जुम्मे का मुबारक दिन है, तो हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज जो है खूबसूरत हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम में से कोई शख्स उसकी तरफ देखता है जिसको उस पर माल और शक्ल में फजीलत हासिल हो, तो उसको चाहिए कि अपने से कमतर की तरफ जरूर देखे जिस पर उसको फजीलत हासिल हो। और ये इंतहाई अहम भी है, क्योंकि जब आप अपने से ज्यादा खूबसूरत और मालदार लोगों की तरफ देखते हैं तो एहसास कमतरी और हसद पैदा हो जाती है हमारे अंदर, और जो गुनाह भी है। और जब हम अपने से कम मालदार और खूबसूरत लोगों की तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर शुक्र और सब्र जैसी खूबियां पैदा होती हैं। तो जनाब हमें भी अपनी ज़िंदगी में उसूल अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये आपको और हमें ज़हनी सुकून भी देता है और सेटिस्फेक्शन भी देता है कि हम जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ जी रहे हैं। तो इसलिए किसी ऊपर वाले की तरफ नहीं देखनी चाहिए, हमेशा अपने से नीचे वाले की तरफ देखना चाहिए और सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ, और कुछ बात कर लेनी है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से। तो लिबास हर इंसान की शख्सियत का आईना होता है, और अच्छे रंगों और डिज़ाइन का लिबास आपकी शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश और जाज़िब नज़र बना सकता है, क्योंकि अच्छा और उम्दा लिबास लोगों की तवज्जो फ़ौरन अपनी तरफ मबजूल करवा लेता है। और जो मर्द और ख़वातीन खुश लिबासी की अहमियत से आगाह हैं वो तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए लिबास का इंतखाब भी ज़रूर करते हैं। और लिबास का मुनासिब इंतखाब एक फ़न भी है, मगर बहुत से मर्द हो या फिर ख़वातीन हो इस फ़न से नावाकिफ़ भी होते हैं, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ मवाक़ों या फिर तकरीबात में हम लोग गलत लिबास का इंतखाब की वजह से या वहाँ पर पहन के चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही वो गलती होती है जो बाज़ औक़ात हमारी कामयाबी के रास्ते में भी रुकावट बनती है, क्योंकि गलत लिबास के इंतखाब की वजह से उम्मीदवार जो होते हैं वो इंटरव्यूअर्स को मुतासर नहीं कर पाते हैं, और जो उनके सनाओं में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। तो ज़र्क बर्क या फिर भारी या फिर कामदार मलबूसात खुश लिबासी की शर्त नहीं, बल्कि मौका महल और शख्सियत की मुनासिबत से लिबास का चुनाव हम लोगों को करना चाहिए। तो लिबास की सिलेक्शन कैसे की जानी चाहिए, किस मौके पर हमने कौन सा ड्रेस पहनना है, किस कलर का ड्रेस पहनना है, किस तरह का स्टाइल होना चाहिए, कट्स किस तरह के होने चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समन असद हैं, जो इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। समन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। समन, जिस तरह बात कर रही थी कि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हमने कौन से इवेंट पर किस तरह का लिबास पहन कर जाना है। तो हमें बताइए कि अच्छी ड्रेसिंग जो है हमारा तासुर उभारने या उसको अच्छा करने में कितना मदद हमें देती है? देखिए, जब बात आती है ना राइट इमेज प्रोजेक्ट करने की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आप अटायर अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, जो ड्रेस आपने कैरी करना है, आप देख लें कि आप उस वक्त जा कहाँ रहे हैं। ठीक है। तो मौके की मुनासिबत से, जैसे अभी आपने इंट्रो में बोला कि इसमें अब डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू जॉब इंटरव्यू, अगर तो जॉब इंटरव्यू के लिए तो उसके लिए ड्रेसिंग डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आप कैजुअल वेयरिंग में रोज़ाना जा रहे हैं एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, तो सबसे पहले तो ये चीज़ फोकस करनी है कि जिस अदारे में आप काम कर रहे हैं वो अदारा किस नौइयत का है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ लॉयर और यू आर वर्किंग एज अ क्रिएटिव पर्सन, और डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं, मतलब डिफरेंट आपके प्रोफेशंस आ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले तो ये कि आपकी अपनी शख्सियत होती है। आप टॉल हैं, शॉर्ट हैं, आपकी भारी फिजिक है या बहुत स्लिम है, तो सिलेक्शन के दौरान में सबसे पहले तो आ जाती है आपकी शख्सियत, जिसमें ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। इसके बाद आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्शन वगैरह। ओके, ठीक है, आपकी स्किन अंडर टोन क्या है, इन चीजों के ऊपर आप अपने ड्रेस डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि अब वार्डरोब आपके सामने आ गई है। ठीक है, आपने डिफरेंट तरीकों से अपनी वार्डरोब तैयार की है। आपके जहन में होता है अच्छा शादी आ रही है, अच्छा किसी की बर्थडे आ रही है, ये कपड़े मैं इंटरव्यू के लिए पहन सकती हूँ, ये मैं अपने ऑफिस जाते हुए पहन सकती हूँ। घर में पहनने के लिए कुछ मजे मजे के कलर्स और कट्स हो सकते हैं, उसमें लीवरेज है, उसमें आपको फ्री हैंड दे दिया जाता है, जो मर्जी पहने, फूल पहने, प्रिंट्स पहने, कलर्स पहने, मैस ऑफ कलर्स पहने, कुछ भी पहने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिबास है और जो रंग है
वो आपके मिजाज के ऊपर बहुत असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो अगर आपने यही चीज आपने अप्लाई करनी है, इसका इम्प्लीमेंट करना है ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, तो वहां पर फिर आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड होना पड़ता है। वहां पे आप फ्लोरल ड्रेसेस नहीं पहन सकते, वहां पे आप बहुत ज्यादा मेसी कलर्स नहीं पहन सकते, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो फिर बेसिक टेक्निक्स क्या होनी चाहिए? मतलब अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बहुत से लोग नहीं उनको पता होता कि अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें किस तरह की ड्रेसिंग करके जानी चाहिए, शलवार कमीज पहन के जानी चाहिए या कौन से कपड़े पहन के जाने चाहिए? अच्छा, इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। एक तो है इंटरव्यू लेने वाला और एक है जो इंटरव्यू दे रहा है वो। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा प्रिंट्स और कलर्स, और भले ही आप किसी क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आपने उस वक्त अपनी पर्सनालिटी को इतना सोबर लेकर जाना है ताकि आप जो बोल रहे हैं आपके अल्फाज के ऊपर इंटरव्यू लेने वाले को एक ध्यान उसका प्रॉपर हो जाए, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो उसके लिए ये कि लड़कियों को भी चाहिए कि वो जरा सटल कलर्स, न्यूट्रल कलर्स की तरफ आ जाएं। और अगर प्रिंट पहनने का बहुत शौक है तो वो बहुत अच्छा होगा कि प्रिंट्स को इस तरीके से अप्लाई करें कि आप उसकी डिजाइनिंग कर लें। जैसा हमने अरूज क्या उसे कहते हैं, फलक, ये जो आप देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स को अगर हम उसके ऊपर लगाएं प्लेन ड्रेसेस के ऊपर, उसकी एक बहुत अच्छी डिजाइनिंग हो जाती है। उसकी नेकलाइन हो जाए, उसकी पाइपिंग हो जाए, उसकी फेसिंग हो जाए। ये फलक ने चलाई है अभी, अगर स्क्रीन पे लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल इसके साथ साथ अगर हम प्लेन्स पे चले जाते हैं तो उसमें आप लेसेस के साथ प्ले कर सकते हैं, सेम ऑन सेम कर सकते हैं, या व्हाइट का आप न्यूट्रल कलर्स के साथ। दूसरा मुझे ये बताइए समन, मतलब इस तरह की ड्रेसिंग करके हमें इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए? मतलब कोई बहुत से लोग कहते हैं ना हमें शायद पेंट कोट पहन के जाना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा बताऊंगी, वो देखने के एनवायरनमेंट क्या है जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनका ड्रेस कोड क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है कि हो सकता है वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसिंग बहुत पसंद की जाती हो, तो उसमें फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप न्यूट्रल कलर्स के अंडरशर्ट कर लें, ऊपर आपका कोट जो है वो थोड़ा डार्कर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि डार्कर कलर में कोट्स कौन से आ जाते हैं। अगर तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज कोशिश करें ना तो ब्लैक कलर का कोट आप कैरी करें, ना नेवी ब्लू कलर आप कैरी करें, और ना ही आप चारकोल ग्रे की तरफ जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो शो करता है अथॉरिटी। आपके पास तो अथॉरिटी है ही नहीं। एग्जैक्टली। अगर लेने जा रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप लेने वाले हैं, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो फिर आप डार्कर कलर्स में जाएं, क्योंकि आपको उस दिन अथॉरिटेटिव दिखना है। आप एक डिसीजन मेकर हैं, ठीक है ना, तो वो फिर उस वक्त आपका टाइम है, आप डार्क कलर्स पहने। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फिर सटल, सोबर और न्यूट्रल कलर्स का सिलेक्शन करना, और प्लेन कलर्स में जाना विद लेस प्रिंट डिजाइनिंग। और मर्द हज़रात को भी मैं कहूंगी कि न्यूट्रल कलर की जो है वो आप शर्ट कैरी कर सकते हैं पैंट के साथ, लेकिन जीन्स पहनकर मत जाएं। ड्रेस पैंट कैरी करें। अच्छी ड्रेस पैंट आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर क्रीज होनी चाहिए। और अगर समर्स हैं और आप बाइक के थ्रू आ रहे हैं तो प्लीज कोशिश करें बाहर खड़े होकर थोड़ी देर के लिए अपनी हेलमेट उतारें। हर जगह पे आपको रेस्ट रूम मिलता है, हेलमेट उतारें, अपने बालों को असेंबल करें, अपनी स्वेटिंग को क्लियर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप पसीने से शराबूर हैं। वहां पर जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं आपका जो इमेज है वो जीरो हो जाता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको फोकस करना बहुत जरूरी है। इसी तरह लड़कियां जो हिजाब लेती हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर तो हिजाब कैरी किया फिर वो परमानेंट हिजाब हो। ये ना हो कि आप हिजाब कैरी करके अंदर आए, अब आपने उतारा तो अब आपके बाल मैसी हो गए। अगर आपने उतारा है तो फिर बालों को आपने प्रॉपर असेंबल करके अंदर जाना है। तो ये कोशिश करनी चाहिए। छोटे टिप्स हैं जो हम लोगों की इमेज को, हमारी पर्सनालिटी को कितना इनहांस करती है। दूसरी बात है कि वो जो आपके होते हैं नॉन साउंड और फ्री साउंड आपके शूज, वो बहुत मैटर करते हैं। ये नहीं कि टक 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 की आवाज आ रही है, आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में बहुत से हम लोग जैकेट्स हमने पहननी होती हैं, कोट्स पहनने होते हैं, वो कोट्स पहनने होते हैं, उसमें हमें बताइए कि हमें सर्दियों में किस तरह की जो ड्रेसिंग करनी चाहिए, कौन से कलर्स। अगर कैजुअली भी हम वेयर कर रहे हैं तो वो देखो, कैजुअली वेयर कर रहे हैं फिर तो आपके पास स्पेस ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें आजकल ज्यादा पसंद भी किए जाते हैं और ज्यादा मार्केट में अवेलेबल भी है इजीली। प्लेन कलर के कोट्स हैं, लॉन्ग कोट्स हैं, तो लॉन्ग कोट्स कैरी करना बहुत एक अच्छा जो है वो आपकी शख्सियत पे एक बड़ी खूबसूरत सी आपकी शख्सियत हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आजकल बड़े
फ्लेरी किस्म के भी आपको स्वेटर्स और आपको ओवरकोट्स नजर आते हैं, तो आप कोशिश करें कि उस तरह के जो बहुत फिटेड ना हो, जिसमें आपकी बॉडी शेप बिल्कुल नजर ना आ रही हो। ठीक है। लूज फिटेड किस्म के आप शॉल्स कैरी कर सकते हैं। आजकल काफ्तान की तरह की शॉल्स आई हुई है, काफ्तान कैरी करें, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं। उससे ये होता है कि फिर आपको दुपट्टा कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। आप उसको इतने अच्छे तरीके से कैरी करते हैं, वो होती तो शॉल है लेकिन उसके आधे हिस्से को उन्होंने मिड से सिंपल कट किया होता है। उसके लिए भी जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से जाके परचेज करें, आप अपनी पसंद से स्टाइलिश किस्म की शॉल्स खरीद सकते हैं और अपने टेलर को कहें कि इसको आधा बीच में से काट दें। ठीक है। वो आपका इतना अच्छा एक स्टाइल कैरी करने का तरीका हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो भी सिलेक्ट करने जा रहे हैं, आपने उसमें अपनी पर्सनालिटी के बाद ओकेजन को मद्देनजर जरूर रखना है। बट इन कैजुअल आपके पास फ्री हैंड है, आप फ्री हैंड कोई भी कलर कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी प्रिंट हो सकता है किसी भी तरह का। शादियां सीजन भी ये चल रहा है, तो शादियों के हवाले से भी बताइए किस तरह की, क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज्यादा कपड़े पहन के चले जाते हैं, बहुत हैवी होते हैं कपड़े, और कभी हम बहुत ही सिंपल बन के चले जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। देखो मुनीबा, उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की होती है कि शादी किसकी है। आपके बहुत करीबी इंसान की शादी है कि आपके किसी दूर परे के रिश्तेदार की। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल, अगर आपके करीबी नहीं है और उसमें आप ओवरडू करके चले जाएं तो फिर आप नमूना लग रहे होते हैं। तो वो कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज जरूर मद्देनजर रखें। बाकी जैसा हमने बात की है कि आपकी शख्सियत क्या है, आप पतले हैं, आप मोटे हैं, उस हिसाब से करें। अच्छा, अगर तो आप हेल्दी है ना, तो आप कोशिश करें कि आप डार्कर कलर्स की तरफ जाएं। शादियों के इवेंट की बात हो रही है, फिर चाहे वो दूर परे के रिश्तेदार हैं या करीबी हैं, तो क्या होता है कि जब आप डार्क कलर्स पहनते हैं उसमें हमारी बॉडी थोड़ी स्लिम लगती है, टोन लगती है। और अगर हम जो हैं वो बहुत स्लिम है, स्किनी है, तो फिर कोशिश करनी चाहिए न्यूट्रल कलर्स की तरफ चले जाएं। ठीक है जी। पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे। असद समन हमारे साथ मौजूद थी, इमेज कंसल्टेंट, वार्डरोब कंसल्टेंट है। समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इतनी अच्छी टिप्स आप हमें दे के जा रही हैं कि जनाब अगर हमने किसी इवेंट के लिए जाना है, किसी जगह पर जाना है, पार्टी वेयर हो या फिर हम लोगों ने शादियों पर जाना है, तो किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, वो डिस्कस आज हमने किया है। तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और कुछ बात कर लेते हैं बदलते जमाने के बदलते तकाजों के हवाले से। तो आजकल एक नाम बड़ी तेजी के साथ अपनी जगह बना रहा है मार्केट में और हर दूसरा बंदा उसके बारे में बात करता हुआ हम सबको दिखाई देता है, और वो नाम है फ्रीलांसिंग का। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ्रीलांसिंग कोई नई चीज नहीं है, हजारों लोग इस इंडस्ट्री से सालों से वाबस्ता है। लेकिन कोरोना वबा और उसकी वजह से लगने वाले लॉकडाउन ने अगर किसी चीज को बूस्ट किया है तो वो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री ही है, और जिसमें लोग घर बैठे ऑनलाइन काम करके लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। और आप घर बैठे सर्विसेज मुहैया करते हैं और पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो पाकिस्तान में जॉब मार्केट की जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है इस वक्त, और इसलिए पाकिस्तानी नौजवान तेजी से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता भी हो रहे हैं। और खुशाइन बात यह है जनाब कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में चौथे नंबर पर है फ्रीलांसिंग की बात करिए, जहां ये इंडस्ट्री तेजी से फरोग भी पा रही है। तो आज हम आपकी मुलाकात लाहौर की दो ऐसी बासलाहियत बहनों से करवाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ खुद इस इंडस्ट्री से पैसा कमा रही हैं बल्कि लाखों लोगों को ये हुनर भी सिखा रही हैं। तो उनकी कहानी क्या है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब फ्रीलांसिंग की कैसे जा सकती है, कौन कौन से स्किल्स सीखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफी सयाल हैं और राबिया अब्बास हैं, फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं। आफी, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, राबिया आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं आप। आफी, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपनी कहानी हमें बताइए कि किस तरह आपको ख्याल आया कि आप लोगों ने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना है, फ्रीलांसिंग करनी है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग अस। कहानी कुछ ख़ास नहीं है, कहानी बस एक आम सी लड़की की है जो इस माशरे में है। ख्याल हमें इस तरह से आया कि हम लोग फ्रीलांसिंग शुरू से कर रहे थे 14-15 साल से। लाइक हम अपने लिए कर रहे थे, अपने एक्सपेंस मैनेज हो जाते थे, स्टडी के और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। लेकिन हमारे नेबर में आसपास में एक लड़की थी जो हमें हमारे ख्याल जहाँ हमें हुआ कि हमें करनी चाहिए कुछ लोगों के लिए। ठीक है। वो लड़की जब हमारे पास आती थी, वो उनकी फैमिली में 9 बहन भाई थे,
उनके फाइनेंशियली बहुत हालात ख़राब होते थे। वो जब हमें देखती थी कि आप क्या कर रही हैं कंप्यूटर पर बैठ के, ये क्या कर रही हैं, मुझे भी सिखाएं। वो बच्ची अपने घर के को सपोर्ट करने के लिए बहुत पैशनेट थी, तो वो हम उसे सिखाते थे थोड़ा बहुत। हम फ्रीलांसिंग करते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, हम थोड़ा बहुत बता देते थे। लेकिन वो कुछ करना चाह रही थी तो मैंने कहा तुम जॉब कर लो, लेकिन उसका ये कहना होता था कि नहीं मुझे तो छत पे जाने की भी परमिशन नहीं है, तो मैं फ्रीलांसिंग मैं बाहर जॉब कैसे करूँ। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जहाँ पे फिर हमारा माइंड, हम लोगों ने फिर उसे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाना शुरू की। 1-1.5 माह में हम उसे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई, उसकी प्रोफाइल्स बनाई। मतलब इतना उसके घर के वो था कि उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है, छत पे जाने की परमिशन नहीं है, तो जॉब किस तरह से वो जा सकती थी। फिर हमने उसकी प्रोफाइल्स बना के उसकी फ्रीलांसिंग शुरू करवाई 1-1.5 माह में। फिर वो कुछ माह में उसने अपनी फ्रीलांसिंग शुरू करते करते वो फिर जब हमारे पास आई, उसे वो अपनी खुद अर्निंग कर रही थी। और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे कि मैं कुछ कमा रही हूँ, मैं अब अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो चीज़ जब मैंने और राबी ने देखा कि राबी देखो, अगर हम एक बच्ची को सिखा सकते हैं तो व्हाई नॉट। और कितनी बच्चियां हैं जिनको हम सिखा सकते हैं। और ऐसी रिमोट एरियाज में इतनी बच्चियां हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जिन्हें बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। अभी भी ये कॉन्सेप्ट है, ये माइंडसेट है कि हमें बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती है। बहुत सी लड़कियां घर पर बैठ के ही वो अपने स्किल्स जो है वो वेस्ट कर देती हैं। वेस्ट भी कर देती हैं। उन्हें पढ़ाया जाता है तुम ये भी डिग्री ले लो, ये भी ले लो, लेकिन तुमने बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना। एग्जैक्टली। और तुम घर बैठो। राबिया, आप मुझे बताइए, जब इस साइट पर आप लोग आए तो कैसे सीखा आप लोगों ने, कहाँ से ट्रेनिंग ली, आप लोगों को क्या लगा कि किस तरह के स्किल्स होने चाहिए इधर आकर? जब हम लोगों ने फ्रीलांसिंग शुरू की तब अनलकीली कुछ सिखाने वाला नहीं था। आज से 13-14 साल पहले की बात है। और आई रिमेम्बर उस वक्त पाकिस्तान में यूट्यूब भी बैन था। अब तो यूट्यूब इज़ अ ग्रेट सोर्स जहाँ से कोई भी बच्चा जिसको सीखना है वो सीख सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट। तो हमारे टाइम पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमने खुद से सीखा, अपनी गलतियों से सीखा, बहुत सारी मिस्टेक्स की जिनसे सीखा। और उसके बाद जब से हमने सिखाना शुरू किया है तब से जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि फ्रीलांसिंग में वो कौन से स्किल्स हैं जिनको सीख के एक बच्चा या बच्ची खुद को शॉर्ट टाइम में एम्पावर कर सकता है। बिकॉज फ्रीलांसिंग का ताल्लुक आपकी स्किल से है, इसमें कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। जिनको काम करना है वो आज शुरू करके कल से अर्निंग कर सकते हैं, जिनको नहीं करना वो सालों इंतजार करें। तो इट्स ऑल अबाउट यू। काम आपका, स्किल आपकी, बेचना आपने है, कमाना आपने है। तो बेशुमार स्किल्स होते हैं इसमें। जो हमारी एक्सपर्टीज है वो डिजाइन की है, तो हम डिजाइन सिखाते हैं। बिकॉज डिजाइन इज समथिंग जो कि कोई भी सीख सकता है। आपकी क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, डजंट मैटर। ठीक है, रंग आपको दिखते हैं, शेप्स आपको नजर आती हैं, इन्हीं रंगों से आप पैसे कमा सकते हैं। तो जब हम कमा सकते हैं तो कोई भी कमा सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन आप स्पेसिफिकली क्या लोगों को सिर्फ डिजाइनिंग ही सिखाती हैं, बाकी भी जो फ्रीलांसिंग में स्किल्स होते हैं वो भी सिखा रहे हैं आप लोग? बाकी भी काफी स्किल्स हैं, हम वो भी सिखाते हैं। उसमें कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वेबसाइट डिजाइन है। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है सिखाने का, उसमें डिजाइन के जरिए बच्चे ना सिर्फ जल्दी सीखते हैं बल्कि जल्दी अर्निंग भी करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ना टेक्निकल स्किल्स की, तो कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी। अगर आपने कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा, आपको टेक्निकलिटी का आइडिया नहीं, आप कैसे वेबसाइट बनाओगे? इट्स क्वाइट बोरिंग। बट डिजाइन इज समथिंग व्हिच कीप्स यू इंटरेस्टेड। आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होता। और यहाँ पे एक बात मैं मेंशन कर दूं कि स्किल सीखने के लिए इंटरेस्ट बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, ये एजुकेशन तो नहीं है ना कि भाई आपने रट्टा मार के डिग्री हासिल कर ली तो बस अब आप जॉब के लिए तलाश में निकल पड़े। आपका अपना काम है। Exactly. आप कहाँ पर भी और कहीं पर भी कर सकते हैं। दूसरा, मुझे आफी आप बताइए कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का स्कोप कितना है, सक्सेस रेट इसका कितना है, आपको क्या लगता है? जहाँ तक फ्रीलांसिंग से बात करें तो फ्रीलांसिंग जहाँ पे हम कहें कि 4th नंबर पर, 2nd नंबर पर है। इंडिया को हम बीट कर रहे हैं। और इसमें फ्रीलांसिंग में आगे देखें, अगर डिजिटल दौर है। अब पहले ज़माना था लड़कियों को कहा जाता था तुम बाहर नहीं जाओगे, और लड़के इस तरह कह देंगे, इस तरह कह देंगे। अब फेसबुक पे आप लोग अकाउंट्स नहीं बना सकते। लेकिन आजकल ऐसा है कि हर चीज़ ऑनलाइन बिक रही है, तो फ्रीलांसिंग क्यों नहीं? फ्रीलांसिंग में इतना आगे, मेरा ख्याल से आगे जाके तो हमारे जो तलीमी नसाब है उसमें भी फ्रीलांसिंग आ जानी चाहिए। और ऐसा ही होगा। और ऐसा होगा। ये आज की बात नहीं है, अभी कुछ अर्सा बाद ये चीजें ऐसी ही होंगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि जितनी डिग्रीज आपके पास होती हैं वो एक साइड पे रह जाती हैं, और डॉक्टर भी होते हैं और बहुत सारे दूसरे पेशे से भी ताल्लुक रखने वाले लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं।
पर वो इंजीनियर होते हैं लेकिन कर वो फ्रीलांस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये स्कोप है कि आगे जाके इंशाल्लाह यही चीज डिजिटलाइजेशन का ही आगे दौर है और मेरे ख्याल से हर किसी को ये चीज सीखनी चाहिए। अंदर डिग्री लेना जरूरी है लेकिन साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ये इस तरह के स्किल्स है वो होना चाहिए। मुझे बताइए ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जो है वो मतलब हर कोई कर सकता है लेकिन क्या ये अफोर्डेबल है या आपका बजट जो है फ्रेंडली हो सकता है कि अगर आपने कहीं से सीखना है तो आपके बजट के ऊपर भारी ना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो ये कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग का वो तरीका है जिसमें इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं। ओके। अमूमन जब ऑनलाइन अर्निंग की बात आती है ना तो जहन में ये ख्याल आता है या तो फ्रॉड होगा या बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए हमें। जैसे अगर आप ऑनलाइन कारोबार की बात करें लाइक ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग है, अमेजोन है, इसके लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट्स अ बिजनेस। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं और आप चाहते हैं कि फ्रॉड ना हो तो दूसरा तरीका ये है कि आप कंटेंट बेच लें। कंटेंट सेलिंग के केस में अगर कोई बहुत अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है, अच्छी वीडियोस बना सकता है तो आप देखती हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम लोग कंटेंट सेल करके पैसे कमा रहे हैं। बट कंटेंट सेलिंग के केस में जब तक आपका कंटेंट वायरल नहीं होता अर्निंग शुरू नहीं होती। और कंटेंट वायरल करने के लिए अच्छा खासा इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करने का पेशेंस इस कौम के पास वैसे बहुत कम है। तो अगर आप इंतजार भी नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो फ्रीलांसिंग इज समथिंग व्हिच कैन बी योर चॉइस। ठीक है। क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म नहीं कहता कि हमें पैसे दो तो अकाउंट बनाओ। ठीक है। फ्रीलांसिंग सीखने के लिए पैसा नहीं लगता, ना फ्रीलांसिंग करने के लिए लगता है, पैसा लगता है स्किल सीखने के लिए। ठीक है। क्योंकि आपके पास कोई स्किल होना चाहिए ना। फ्रीलांसिंग इज अबाउट सेलिंग योर स्किल्स। जैसे किसी को सिलाई कढ़ाई आती है, कोई मैकेनिक है, ये भी एक स्किल है पुराने दौर की। आजकल लोग डिजाइनिंग सीखते हैं, डेवलपमेंट सीखते हैं, कंटेंट राइटिंग सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख के पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप बात कर रही हैं स्किल सीखने की तो आई थिंक इसका बेहतर जवाब में साफ ही दे सकते हैं। कितने पैसे में आप स्किल सिखाती हैं? कितने पैसे भी नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्किल्स सीखनी है तो उसमें आपको अपनी किडनी भी सेल करनी पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बहुत अफोर्डेबल होता है। अगर आप एक टाइम का पिज्जा स्किप कर दें तो आप स्किल सीख सकते हैं। अगर आप पिज्जा नहीं खाएंगे, घर का खाना खा लें तो आप स्किल सीख सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए आप पिज्जे अपने बना सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आफी के आज के दौर में अब स्टूडेंट्स को किस तरह के स्किल सीखने चाहिए घर पर बैठ के जो उनको आने चाहिए? डिग्री के साथ साथ उन्हें वो चीजें जरूर सीखनी चाहिए। नहीं, स्किल एक अपने अंदर की बात होती है कि इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको किस तरह वो डेवलप करें। वो जिस तरह हम लोग हमें पता है हमें डिजाइनिंग आती है, हमें हर चीज में डिजाइन नजर आ रहा होता है और एक इंसान जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी हाउस वाइफ होती हैं वो घर बैठी है और ये मैं आपको यहाँ पे एक मेंशन जरूर करना चाहूँगी, यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। हमारे 60+ स्टूडेंट्स भी हैं और हाउस वाइफ हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और जो वो ज्यादा बेहतर उनके लिए वो होता है कि डिजाइनिंग कर लें। ठीक है। क्योंकि वो जब डिजाइनिंग करेंगी, कंटेंट राइटिंग करेंगी, उसमें उनका बहुत स्कोप है क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता इतना। कंटेंट राइटिंग में जहाँ बैठे हैं वो खाना बना रही होती हैं तो वो अपने क्लाइंट से बात कर रही होती हैं और ये हकीकत है। मैंने अपनी स्टूडेंट से बात की, वो बता रही होती है उनके हम सिर्फ स्किल्स पे बात नहीं करते, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स पे भी बात करते हैं। वो हमारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करती हैं। वो बता रही होती हैं कि मैम मैं जब डिज़ाइनिंग कर रही होती हूँ तो मैं जब क्लाइंट से बात कर रही होती हूँ, मैं खाना बना रही होती हूँ और मैं क्लाइंट से बात कर रही होती हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा ही उसमें हमें एक स्किल सीखनी है, हमें उसी पे फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है हम ये भी सीख लें, ये भी सीख लें, ये भी सीख लें और इसमें फ्रीलांसिंग कर लें और ये बहुत गलत बात होती है। हमें एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। वो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं, क्या चीज़ सीख सकते हैं बेहतर तरीके से, आप उस पर फोकस करें। तो अभी आपको याद है अभी तक आप लोग कितने स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा चुके हैं या उन्हें ट्रेन कर चुके हैं? जी बिल्कुल याद है, क्योंकि वो याद नहीं, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं डेली। वो सब लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि पढ़ा दिया छोड़ दिया और पता भी नहीं होता। हम उन्हें कहते हैं कि लाइफ टाइम हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है। और हम उनके साथ हमारे तकरीबन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग से स्किल सीख चुके हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सारी ऐसी माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमारे साथ हैं, हाउस वाइफ की हैं, बच्चे हैं जो हमारे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और वो बहुत एक चीज़ सेटिस्फाइड होती है कि हम लोग इनके लिए अगर कुछ कर सकें या हम लोगों ने तो अपना और मज़े की बात यह कि हम लोग अब खुद फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे। ओके। हम सिर्फ सिखाते हैं। ठीक है। और उनके साथ मिलके काम करते हैं। इवन हम लोग रात को 3-3 बजे तक उठते हैं और उनके साथ बैठ के बिडिंग कर रहे होते हैं
कि उन लोगों के साथ जब मिल के काम करते हैं तो काम बहुत अच्छा होता है। अगर एक इंसान करेगा वो सो जाएगा, नहीं चलो मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। जब हम एक सेशन रखते हैं उन लोगों के साथ, उनको बताते हैं इतने बजे हम लोगों ने मिल के काम करना है, तो वो भी हमारे साथ उठते हैं। पहले आप दोनों बहनों ने ये चीज स्टार्ट की और फिर वो चलते चलते एक पूरा काफिला बन गया। एग्जैक्टली, हमारी अपनी एक कम्युनिटी है। अब एक आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी बना ली, लेकिन मुझे राबिया आप बताइए ये कम्युनिटी बनाते हुए किन किन मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ा? सबसे बड़ा मुश्किल जो किसी भी कम्युनिटी को डेवलप करने में आती है, कम्युनिटी को इंगेज रखना। बिकॉज अगर आप अपनी कम्युनिटी को इंगेज नहीं रखेंगे तो यू कैन नॉट बिल्ड अप अ कम्युनिटी। सो हमारे केस में ये होता है कि जो भी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं या फ्रीलांसिंग ज्वाइन करते हैं ना, हर बच्चे की नीयत होती है, बल्कि ख्वाब होता है कि आज हमने अकाउंट बनाया, कल हम मल्टी मिलियनियर बन जाए, फौरन से पैसे रातों रात अमीर हो जाए, विच इज नॉट ट्रू। दुनिया कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। आपको उसमें अपनी टाइम पुट करना पड़ता है, एफर्ट पुट करनी होती है। और फ्रीलांसिंग का जो आप कह लो कि द बिगेस्ट कॉन ऑफ फ्रीलांसिंग इज इनकंसिस्टेंसी। क्योंकि देखें, ये कहना बहुत आसान है कि वी विल बी आवर ओन बॉस, जिसको सुन के बहुत से लोग फ्रीलांसिंग ज्वाइन करते हैं कि ना किसी की हिदायत पे अमल करना है, ना किसी टाइमिंग का कोई मसला होगा। हाँ। लेकिन ये सबसे बड़ा एक आप कह लो कि इट्स अ हर्डल। खुद को मोटिवेट रखना, खुद को पुशअप करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो इस कम्युनिटी को बनाते हुए हमारे पास सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो बच्चे जो गिव अप कर देते हैं वेरी इजीली कि हमें फ्रीलांसिंग में कोई चांस नहीं मिला, हम नहीं कर रहे, उनको कैसे रिटेन किया जाए। ठीक है। कुछ तो वो बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी दे आर क्विक लर्नर्स, दे आर हाईली मोटिवेटेड, वो तो अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज स्किल सीखो, कल से अर्निंग शुरू हो जाती है। हाँ। मेरा खुद एक्सपीरियंस ये रहा है कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ फ्रीलांसिंग तो इट टुक मी हार्डली 3 to 4 days टू गेट माई फर्स्ट ऑर्डर। और इसी तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो विद इन डेज जिनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। जब पैसे नजर आते हैं तो आप काम करते हो। पैसा इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी, बट दिस इज सो ट्रू। तो उसमें ऐसा है कि जो बच्चे काम नहीं कर पाते, जिनको काम नहीं मिलता, उनको कैसे साथ लेके चलना, ये हमारा एक बिगेस्ट चैलेंज था जिसको हम फेस कर रहे हैं और ओवरकम कर रहे हैं कि इनको साथ लेके काम करें। ठीक है जी। तो जो नहीं भी कर पाते हम उनके साथ भी आप लोग जो है वो कर रहे होते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में या अपना फ्यूचर अच्छे तरीके से बना सकें। आफी सयाल और राबिया अब्बास हमारे साथ मौजूद थी, ऑनलाइन डिजिटल डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर हैं। आप दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी तरह आप लोग अपनी ये जर्नी जारी रखें। जनाब, ये दोनों बहनें हैं जो ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और बच्चों को सिखा भी रही हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, किस तरह आप जो अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमने बात की है उनसे। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए जुर्म और अंजाम के हवाले से तो 30 दिसंबर की रात लीगी एमपीए बिलाल यासीन पर मोहनी रोड के इलाके में कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए थे और जिसके बाद पुलिस मुल्जिमान की तलाश में थी। और इस हवाले से गुज़श्ता कई दिनों से शहर में ऑपरेशन भी किया जा रहा था और अब इस केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है और लाहौर CIA पुलिस ने खुफिया ऑपरेशन के बाद बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सारा मामला है क्या, पुलिस ने ऑपरेशन कैसे कामयाब बनाया और मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है मुदस्सिर हुसैन है। मुदस्सिर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। मुदस्सिर, शहर के एक बाअसर और जो ताकतवर शख्स थे उनके ऊपर खुलेआम हमला हुआ, उन पर फायर खोले गए, जिसकी वजह से जो आम लोग थे उनके अंदर एक खौफ व हिरास की लहर पैदा हो गई थी। तो हमें बताइए कि इस हमले का मोटिव क्या था, किस तरह ये सारा हमला पेश आया? असल में देखें, ये कोई आम पर्सन टारगेट नहीं हुआ था। ओके। ये सूबाई असम्बली का मेंबर था जिसको सरेआम बड़े बाजार में मारा गया। लोग आ जा रहे थे, जब इनको जो है वो दो मुल्जमान जो बाद में पता चला कि वो शूटर थे, ठीक है, उनको जो है ना बड़े बाजार में मारा गया, उन पर फायरिंग की गई जिससे खौफ व हरास फैल गया। ठीक है, पुलिस के लिए एक ये चैलेंज केस था और पुलिस ने जो है वो मुल्जमान को जो है वो बाद में ट्रेस किया मोबाइल डेटा की मदद से। और सबसे अहम जो पुलिस को लीड मिली वो मिली उसकी वजह से
पिस्तौल जो उस दुकान से गया था ना, उसकी वजह से। असला फरोश जो था। हाँ, असला फरोश जो असला का जो नंबर था ना वो लिखा हुआ था वहाँ। ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से जिसने असला खरीदा, जिसने आगे से असला दिया और उस जिस बंदे के पास गया, उससे पता चला कि ये मुल्जमान हैं, ये शूटर हैं, उनके पास ये असला गया। उस जो है ना, उसकी वजह से जो है पुलिस वहाँ तक पहुँची है। तो ये मैं समझता हूँ कि पुलिस के लिए एक अहम केस था और पुलिस ने इसमें काफ़ी एफर्ट की और एफर्ट के बाद जो है वो। और कितने दिनों में मुझे मुदस्सिर बताइए, मुलजिम जो है, जो मरकजी मुलजिम है, दोनों वो पकड़े गए हैं? ये 15 रोज़ के अंदर ये केस ट्रेस हो गया था। अच्छा। और हाँ, 15 रोज़ तक जो है ना पुलिस इनके पीछे लगी रही है। 15 रोज़ के तक पुलिस ने इनको ट्रेस किया है। और तो, मतलब पहले जो है वो डीलर्स पकड़े गए थे, जो असलहा फरोख्त थे, वो लोग पकड़े गए, और उसके बाद ये अहम ये जो कड़ी निकली और ये लोग दोनों मुल्जिमान पकड़े गए हैं। जी पहले जो है असला जो है वो डीलर पकड़े गए। डीलर इसलिए पकड़े गए कि जो था ना लिखा हुआ था उस पर कि असले का नंबर लिखा हुआ था कि इस बंदे के पास गया है। और उसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है उनके ज़रिए उनको टेस्ट किया और जो मुल्जमान थे उनको पुलिस ने पकड़ा, और जो मरकजी मुल्जमान हैं पुलिस उन तक पहुंची, और जो डीलर थे, डीलर के ज़रिए जो है पुलिस गई, जो जिनके पास असला गया, शूटर से जो है वो पता चला कि ये वो मुल्जमान है जिनको पुलिस ने पकड़ा है, और सारी ये सिचुएशन है। तो इनका कोई मरकजी, कोई सरगना, कोई उसका पता चल पाया कि जो इसके पीछे है, इस सारे मामले के पीछे? इसके पीछे जो है वो मियाँ विकी निकला है। अच्छा। जो लाहौर का बहुत बड़ा अजवारिया है, मनशात फरोश भी है और वो जुआ भी करवाता है लाहौर के अंदर। ठीक है, उसी ने ये केस करवाया सारा। ठीक है, उसी ने ये जो है ये शूटर भिजवाए। ये शूटर जो है वो मनशात फरोश भी हैं। अच्छा। और ये पहले भी लोगों को जो है वो इस तरह के वाक़यात कर चुके हैं। अच्छा, उसमें मुलव्विस थे, पहले ही ऐसे वाक़यात में मुलव्विस हैं। तो अब क्या, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जो इनका सरगना है वो पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया? क्या उसके हवाले से भी कार्रवाई की नहीं, जा रही? वो तो पहले ही दुबई फरार हो चुका था। ठीक है, और पहले ही उसने अपनी फैमिली को भी 2 दिन पहले दुबई बुला लिया था, और वो पहले ही दुबई था। वहाँ से उसने फ़ोन के ज़रिए ही सारा काम करवाया और शूटर को हायर किया, और शूटर को हायर करने के बाद जो है उसको जो बिलाल यासीन पे हमला करवाया। अच्छा। और मैं को ये बताता चला जाऊँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि शूटर से लोगों को मरवाया गया है। लाहौर में इससे पहले एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसको शूटर के ज़रिए मरवाया गया, और इसके बाद जो है अभी एक FBI का डायरेक्टर था, डिप्टी डायरेक्टर, जिसको शूटर के ज़रिए मरवाया गया। लाहौर में अगर देखा जाए तो 35 अफराद की लाहौर पुलिस ने शूटर की लिस्ट जारी की थी, और उसमें जो है अभी तक पुलिस ने सिर्फ 2-3 पकड़े हैं। बाकी जो है वो खुलेआम बाकी जो 32-33 से है ना वो फरार हैं अभी तक। उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है कि वो किधर गए हैं। ठीक है। और इसमें बताऊं कि शूटर्स का लाहौर पुलिस इतराफ़ कर रही है कि लाहौर पुलिस में शूटर्स हैं, और कोई हमारी जो इतला के मुताबिक कोई 150 के करीब शूटर हैं लाहौर में, जो ख़ास तौर पर अंदरूनी लाहौर, पूरे लाहौर में वो काम कर रहे हैं और लोगों को अटैक कर रहे हैं। ख़ास तौर ये इनकी जो शूटर मामूली सी रकम पे अवेलेबल हो जाते हैं। जो बंदा मरवाने वाला होता है वो बाहर होता है, वहाँ से सारी ऑनलाइन पे डीलिंग होती है। ठीक है। नेट के ज़रिए जो है, ये भी पुलिस ने इनको जो पकड़ा है ना, बिलाल यासीन वाले जो शूटर हैं, ये भी ऑनलाइन पकड़े गए। ऑनलाइन जो उनकी चैटिंग है ना वो पकड़ी गई है। इनका जो मेन है वो मोहसन है जो राब्ते में है। मोहसन ने आगे से इन शूटर को पैसे दिए, और अभी तक जो बात सामने आई है। और दूसरा मुदस्सिर, आर कल यही इसी केस में रिपोर्ट हो रहा था कि ये सिर्फ आइस के जो नशा है उसके लालच में फायरिंग हुई है। इसमें कितनी सदाकत है? ये अभी इस पे तफ्तीश हो रही है, लेकिन इब्तदाई तौर पे जो शूटर हैं उन्होंने यही कहा है कि हमने सिर्फ नशे के लालच में बिलाल यासीन को कत्ल किया। अच्छा। कत्ल नहीं किया, यानी कि उन पे फायरिंग किया। हमला देखें, बिलाल यासीन पे कातलाना ही हमला है। पुलिस की जो तफ्तीश है ना वो यही कहती है कि जो उनकी तो जो तफ्तीश है वो कह रहे हैं कि जो शूटर हैं उन्होंने शूट ही किया है, यानी कि उनको कत्ल ही किया है। वो जो थोड़ा सा ये हुआ है कि जो पिस्तौल था वो आम नहीं था, वो फॉरेन था, तुर्की मेड था। उन्होंने जो फायर किया है वो पाकिस्तानी पिस्तौल के मुताबिक किया है। वो जब उन्होंने फायर किया तो वो ऊपर की तरफ से नहीं गया, वो नीचे तरफ गया, और जिसकी वजह से वो टांगों में फायर लगा, जिसकी वजह से वो बच गया। अदरवाइज पाकिस्तानी पिस्तौल होता है जो दरे का जो आम 5-6 हज़ार का मिल जाता है या 10 हज़ार का मिल जाता है, उससे फायर करते तो हलाकत यकीनी थी।
अब बलाल यासीन को पुलिस ने बता दिया, दूसरे तीसरे दिन ही पुलिस उस पर पहुंच गई थी, मुलजमान भी इधर ही थे। ठीक है। तो अभी तक जो है वो तफ्तीश जारी है। बलाल यासीन थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है इस केस पे, पता नहीं क्यों, इस वजह से अभी तक उसने नामजद नहीं किया। अब पुलिस के इसमें इंटरोगेट कर रही है, शायद वो सियासी आदमी है, वो इससे जो है वो नहीं लड़ना नहीं चाह रहा, या उसने कुछ टाइम मांगा है पुलिस से, शायद वो अपनी क़यादत से मशवरा करना चाह रहा है, इस वजह से जो है ना अभी तक नामजद नहीं किया। असल में वो भी, बलाल यासीन भी चाह रहा है कि वो खुद जो है वो इसको नामजद करें इस केस में। और दूसरा, जैसे मुदस्सिर आप बता रहे थे कि गैंग्स बन चुके हैं, शूटर गैंग्स जो बन चुके हैं, जो थोड़ी सी रकम लेकर शूट कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, हमें बताइए इसके सदेबाब के लिए पुलिस कोई कार्रवाइयाँ कर रही है? इसके सदेबाब के लिए कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ उनके पास लिस्ट भी है, जैसे आपने कहा लिस्ट तो 35 बंदों की है। वैसे ये मैं आपको बताऊं कि एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जिसमें सीएसपी लाहौर ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया, सबक सीएसपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बात कर रहा हूँ, उसने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि लाहौर में कोई 100 के करीब शूटर्स हैं जो फिर रहे हैं। और ये नहीं है, लाहौर समेत पंजाब के जो बड़े शहर हैं, फैसलाबाद में भी शूटर्स हैं, गुजरांवाला में भी शूटर हैं, पिंडी में भी शूटर हैं। ठीक है। अब ये लम्हा फिक्रिया है आईजी पंजाब के लिए कि हमने शूटर क्यों रखे हुए हैं, इनके लिए हम क्या सदेब कर रहे हैं। और पता भी है पुलिस को, या तो ना पता ना हो, हर दूसरे मर्डर के पीछे शूटर निकल रहे हैं लाहौर में। ठीक है। और पता क्या लगता है, मैक्सिमम ये जो ताजर कत्ल हुआ था अब इस्लामपुरा में, वहाँ पता चला 50,000 रुपया शूटर ने लिया था। 2 शूटर थे, आए ताजर को मार के चले गए। जवान ताजर था, 35-40 साल उसकी उम्र थी, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। और अभी ये डिप्टी डायरेक्टर जो FBI का, उस पर फायरिंग हुई, उसके पीछे भी शूटर निकले। ये तो अभी रिसेंटली वाक़या हुए। आप इसके पीछे चले जाएं, इस साल जितने भी बड़े बड़े कत्ल हुए उसके पीछे शूटर्स हैं, और शूटर्स को पकड़ा भी क्यों नहीं जा रहा। वो पकड़े जाते हैं, उसके बाद वो चालान होते हैं, जो असल मुलज़म होता है वो बाहर बैठा होता है, उसको भी नहीं पकड़ा जा रहा। ये बड़ा फिक्रा जो है ना, परेशान कुन बात है ये। तो क्या आपको क्या लगता है किस तरह ये जराइम रोके जाएंगे? एक तरफ गैर कानूनी जो है असलहा भी फरोख्त हो रहा है, उनके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, कोई उनको नहीं पकड़ा जाता। दूसरी तरफ अब ये शूटर गैंग्स जो हैं ये बनते जा रहे हैं और बाहर भी खुलेआम फिर रहे हैं, तो किस तरह रोके इन जराइम? जो भी IG आता, जो भी पंजाब में जो भी IG आता, उसकी तरफ से ये दावा होता है कि जी गैर कानूनी असले के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, उनको पकड़ दकड़ की जाती है, हम उसको पकड़ेंगे, ये करेंगे। कल फिर IG पंजाब की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है तमाम पुलिस अफसरान को, CCP लाहौर को, CPO पिंडी को, फैसलाबाद को और गुजरांवाला को, कि ये जो बड़े बड़े जो शहर हैं, ये 5 बड़े शहर हैं, CPO जिसमें बैठते हैं, कि जो असला डीलर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको पकड़ें। अब इधर चले जाएँ, यहाँ पे बंद रोड पे इतना गैर कानूनी असला फरोख्त हो रहा है वहाँ पे, और पुलिस को पता है? पुलिस को पता है। पुलिस के लिए इलाका गैर बना हुआ है, पुलिस वहाँ पे जाती ही नहीं है। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पुलिस को उनको ठिकाने का भी पता है, पुलिस जाए ना वहाँ पे, उनको पकड़े, और जो वहाँ पे गैर कानूनी असला फरोख्त कर रहे हैं, सरेआम जो 10,000 के पिस्तौल दे रहे हैं, और जो डिकेटियाँ हो रही हैं, जो कत्ल गारत हो रहा है, उनको पकड़े। पुलिस वहाँ पे जाती ही नहीं है, और जिसकी वजह से वो वहाँ से पिस्तौल खरीद के तो वहाँ पे फायरिंग शेयरिंग हो रही है। ये मतलब यहाँ पे भी जो ये माफिया है जो इस तरह के काम कर रहा है, वो भी इतने अपने पंजे गाड़ चुका है कि उनके ऊपर हाथ भी नहीं डाला जा रहा। नहीं, माफिया नहीं है, माफिया हम इसको छोटा माफिया कह सकते हैं। अच्छा। इसके ऊपर कोई बहुत बड़े फेवर नहीं है पुलिस, ये छोटा मोटा माफिया है। इस पे पुलिस को कर सकती है पुलिस, पता नहीं, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि पुलिस क्यों नहीं जाती वहाँ। तो क्या पुलिस की तरफ से क्या मौक़िफ़ पेश किया जाता है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? कार्रवाइयाँ होती हैं, अगर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है और फिर अगले दिन वो बाहर भी होते हैं, रिहा भी होते हैं। असल में ना पुलिस यही कहती है कि कमज़ोर कानून है जिसकी वजह से वो छूट जाते हैं बाहर। कमज़ोर कानून का सहारा लेते हैं। 13-20 का मुकदमा होता है, वाई फायरिंग के आप देख लेंगे कितने वाक़यात हुए हैं, कोई मुलज़म आज तक किसी को सज़ा हुई है? जितने भी आप वाक़यात देख लें, वाई फायरिंग के देख लें, अभी इसमें भी देख लेना, इसमें देख लें, जो मरकज़ी मुलज़म है वो तो बाहर बैठा हुआ है। वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो बाहर है, वो पकड़ा ही नहीं गया अभी तक, वो बाहर बैठा हुआ है, उस पर अभी तफ्तीश ही नहीं आ रही। और सुना है पुलिस पे प्रेशर भी आ गया, अच्छा, उसका नाम जो है वो ना लिया ना जाए, ठीक ना लिया जाए और अपने मुँह से ना किया जाए, जब तक वो ना कहे, वो कह रहा है पुलिस कहे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और अगर वो मियाँ विकी जिसको कहा जा रहा है, सब पे चल रहा है पहले, लेकिन उसको नहीं नामजद किया जाता, तो फिर शूटर्स का क्या बना? शूटर तो वैसे ही मेरे ख्याल में क्या सज़ा होगी उनको? सज़ा मौत तो नहीं होगी।
तो और उसके अगर बाद वो भी उनको जाती है, शूटर को मार भी दिया जाता है, तो फिर जो असल मुल्ज़िम है वो तो लोगों को वो तो मरवाएगा। बाहर होगा। एग्जैक्टली जिससे ज़्यादा जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है वो तो बाहर होगा, जिसको पकड़ा नहीं जाएगा। तो फिर एक हम जो एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे वो किस तरह हम लोगों ने करनी है, इस पर हम लोगों को बात करने की और काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब यहाँ इनकी कारकर्दगी पर ही एक सवालिया निशान मेरे ख्याल से मुदस्सिर उठता है कि पुलिस ऐलानात करती है कि हम ये कर देंगे, हम रिफॉर्म्स ले आएंगे, हम कारकर्दगी अच्छी कर देंगे, लेकिन कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। बिल्कुल नाम के रिफॉर्म्स है, अच्छा, कोई ऐसा रिफॉर्म्स नहीं आ रहा है पुलिस में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो भी आईजी आता है ना, वादे दावे बहुत करता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सिर्फ प्रेस रिलीज होती है और वादे दावे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोई अमली इक़दामात नज़र नहीं आते। कोई सियासी प्रेशर आ जाते हैं, कोई इधर उधर से प्रेशर आ जाते हैं, वो अमली इक़दामात नहीं आते। अब देखें ना कि एक बंदे का पता चल गया, इंटरपोल से अभी तक रब्ता किया गया उसको बुलाने के लिए, अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि उसका नाम लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, अब कोई कुछ पे डाल रहा है, वो बिलाल यासीन कह रहा है कि ये पुलिस खुद कहे, पुलिस कह रही है कि बिलाल यासीन उसको नामजद करे। ये सारी मामला तभी जो है ना वो चल रहे हैं। अब इस तरह अगर कानून ऐसे चलेगा, जब शूटर ने बता भी दिया है, जो उनका जो असला डीलर है उन्होंने भी बता दिया है, और जो मोहसिन है वो ये भी पता चल गया को सारी लीड का पता चल गया। ठीक है, अब किस चीज़ का इंतजार किया अभी भी जो है एक मुल्जिम जो है अभी भी जो सरगना है वो अभी भी खुलेआम फिर रहा है और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक सवालिया निशान है। तो मुदस्सिर हुसैन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर, आपका बेहद शुक्रिया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जनाब इस वक्त शहर लाहौर में जो खौफ व हरास का एक लहर दौड़ रही है कि आप खुलेआम फायरिंग करते हुए आपको लोग दिखाई देंगे, गैर कानूनी असलहा बेचा जा रहा है। तो इस हवाले से पुलिस क्या कर रही है, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात हो जाए आर्ट और आर्टिस्ट की। तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो सदियों तक जिंदा रहता है और पाकिस्तानी ज़मीन इस हवाले से जनाब बहुत ही ज़रख़ेज़ है। और लाहौर एक तारीखी शहर भी है जिसमें सैकड़ों साल पुरानी इमारतें और शाहकार मौजूद हैं जो वक्त की सितम ज़रीफ़ी के हाथों किस्सा पारी ना बनते जा रहे हैं। कदीम सकाफत और रिवायात का अमीन शहर अपनी शनाख्त खोता जा रहा है। वो दिलकश इमारतें और मनाजिर जो कभी खूबसूरत और फन तामीर के अजीम शाहकार समझे जाते थे, उनकी शान शौकत मांद पड़ती जा रही है वक्त के साथ साथ। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात ऐसे जिंदा दिल लाहौरी आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जिनकी आंख ने शहरे बेमिसाल का जो मंजर देखा उसे मिनान कैनवस पर उतार दिया। वो लाहौर के तारीखी मकामात की इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं और पेंटिंग्स भी ऐसी कि हकीकत का गुमान होने लगता है। तो अपने शहर से मोहब्बत का अनोखा अंदाज अपनाने का ख्याल कैसे आया उन्हें और अब तक वो कौन कौन से मनाजिर को कैनवस पर कैद कर चुके हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बेमिसाल आर्टिस्ट हैं साकिब अख्तर साहब हैं। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मेहरबानी, शुक्रिया सर। आपने लाहौर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कैनवस पर उतारा और उसे अमर कर दिया। अच्छा। तो हमें बताइए कि लाहौर ही क्यों आपकी जो तवज्जो का मरकज रहा? सबसे पहले तो ये है कि बीइंग ए लाहौरी फ्रॉम 5-6 जनरेशन, और ये तो मेरे में एक इनहेरिटेड कि लाहौर से प्यार होना चाहिए। ठीक है। और इसको जिसे कहते हैं ना अमली शक्ल, वो NCA ने जो मैंने 4-5 साल पढ़ा वहाँ पे पढ़े। ठीक। तो मेरी सबसे बड़ी जो इंस्पायरेशन है डॉक्टर एजाज अनवर, जो लाहौर के बारे में नन्ना के नाम से बड़े फेमस हैं, हाउस ऑफ नन्ना के हवाले से वो हमें हिस्ट्री पढ़ाया करते थे और उनसे फिर आगे उनकी पेंटिंग्स देखनी सारी, वो भी लाहौर से। जैसे मैं करता हूँ, मेरी इंस्पायरेशन वही है, मेरा वही एक रोल मॉडल है। और उनकी जो तकदो है, जैसे जबूजी के पास कोई कंस्ट्रक्शन होनी या किला गुजर सिंह में कोई ऐसी बात चलनी, तो इस तरह की बातों में ना कि आर्टिस्ट अपने प्रेजेंट से रिलेट हो। ठीक है। ये पेंटिंग का मतलब ये है कि थोड़ी सी खूबसूरती और खूबसूरत सा क्वेश्चन मार्क ऑडियंस को कि भी ये अगर तारे नजर आ रही हैं तो अगर कोई कहता है कि तारे क्यों है भाई, ये तारे हटाओ। एग्जैक्टली। हाँ। और ये हमारे लाहौर के मेरे ख्याल में काफ़ी हिस्सों में ये है, और हमारा जो अंदरून लाहौर है 13 दरवाज़ों के अंदर, उसमें तो ये
भरमार है, भरे हुए हैं। हाँ जी। तो अगर ये बदसूरती है तो वो भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि अभी है प्रेजेंट जो है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क देना। और तारीखी तो है ही है। और लाहौर जैसे कि आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो, ये 200 BC से पहले का ये एक इसकी सेटलमेंट है, ठीक है, जो कि किताबों में मिलती है। तो मतलब आपके अंदर जीन्स के अंदर था कि आपने लाहौर से मोहब्बत करनी, और अब आपकी पेंटिंग्स के अंदर भी वो हमें झलकती है कि आप शहर लाहौर से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमें बताइए लाहौर के हवाले से आपकी अपनी पेंटिंग जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो। देखिए, आर्टिस्ट के लिए, या फिर अगर मैं नॉर्मल ज़ुबान में कहूँ कि माँ को सारे बच्चे प्यारे होते हैं, एग्जैक्टली, तो मुझे तो सारे बच्चे प्यारे, और इसमें कोई ऐसा मैं नहीं कह सकता। हाँ, कुछ लेटेस्ट हैं, उसमें मैंने कुछ थोड़ा सा मेरा स्टाइल चेंज हुआ। और मेरी जो वाइफ हैं बड़ी, वो भी आर्टिस्ट हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि ये कुछ अच्छा नहीं है। और मेरे बच्चे भी बाज़ दफ़ा आर्ट से, डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो वो मुझे, मेरे क्रिटिक मेरा घर है। ठीक है, सबसे पहला क्रिटिक जो पेंटिंग बनाता हूँ मेरा घर है, मेरी बेटी हैं, मेरा बेटा है और मेरी वाइफ। वो मुझे सबसे पहले, वो भी आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, और वो मैडम काजी लाहौर कॉलेज की जो बेचारी रहमत करे, उनकी शागिर्दा रही हैं, तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन ये है कि मैं अगर चाहूँ, जैसे अभी ये वज़ीर खां की दिखा रहे हैं या फिर इस तरह की दिखा रहे हैं, लेकिन मैं असल में ना 20-25 साल बाहर रहा हूँ, 92 से लेकर 2018 तक। ठीक है, तो एकदम से जब वापस आया तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए स्टेशन नहीं गए। अच्छा, तो क्योंकि स्टेशन बिल्कुल ही और हो गया है, वो मैंने जब उसकी एक सीरीज़ पूरा दिन मैंने गुजारा, और उसके गुजारने के बाद स्केचेस करने के बाद मैं एक फाइनल, क्योंकि वाटर कलर सेंसिटिव मीडियम है डस्ट वगैरह के हवाले से, और पेपर की माउंटिंग और ये वो, इसके मैंने स्केचेस वगैरह करके, कुछ फोटोग्राफ करके आके इनको कंप्लीट की, 5-6 की सीरीज़ की मुकम्मल की। उसके बाद में एक एक्सीडेंट हुआ था इधर, लेकिन लोगों को शायद तो पसंद आती है, लेकिन मैंने मेरे जो ऑन ब्लॉग हैं और इंटरनेशनल वेबसाइट sachiart.com पे, वो अभी तक कोई किसी की कलेक्शन में नहीं गई। ठीक है, बाकी जाती है टोलेंटन मार्केट या बाकी वज़ीर खां मॉस जाती, पता नहीं इसमें क्या एक राज है। लेकिन ये है कि स्टेशन से मेरे टीचर्स, जब हमने एग्जीबिशन की, सईद अख्तर और मैडम सलीमा हाशमी और हमारे प्रिंसिपल मुर्तज़ा जाफरी वगैरह, ये वो स्टेशन से जब पेंटिंग देखी तो वो अपने वो बैग पे चले गए कि हम ऐसे जाया करते थे, ऐसे किया करते, ये वो जगह है, ये अपना वो दौर है, याद आना शुरू हो गया। तो इसलिए मुझे अभी तक मुझे ये सीरीज़ जो है ना, लाहौर तो है ही है, क्योंकि उसमें देखें हमें अपनी यंग जनरेशन को कुछ मैसेज भी देना है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, और पूरी दुनिया में अभी तक, मैं रात रिपोर्ट देख रहा था जापान टीवी पे, तो वो उनके पास तो 1965 का भी इंजन उन्होंने रखा हुआ है, और वो ऑन वो है, क्या कहते हैं, रोड ऑनलाइन है, ठीक है, उसको करके। तो वो बात कर रहे थे, कहने का मतलब ये कि ये एक इम्पोर्टेंट है जिसको हमने ना बड़ा नेग्लेक्ट सा किया हुआ है, हम उस गाड़ियों पे और इतने इस पे आगे में, लेकिन ये कि इस तरह होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप मुझे बताइए, मतलब एक आर्टिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए? बहुत से बच्चे भी अभी आपको देख रहे होंगे, वो इंस्पिरेशन भी हासिल कर रहे होंगे, एक आर्टिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए? आर्टिस्ट के अंदर देखें, जहाँ पर है देख संभल के रहे, संभल के क्या चीजें हैं मेरे इर्द गिर्द, ठीक है, कौन से रंग हैं, उसकी वो जब इसके अंदर से अपनी एक गौर फिक्र निकालेगा ना, जैसे शायर है या कोई और हैं, वो जब ये आर्टिस्ट हैं, टीवी ड्रामा आर्टिस्ट, वो किसी कैरेक्टर के अंदर जाते हैं, तो वो उस कैरेक्टर को, बाज़ आर्टिस्टों के मैंने इंटरव्यू सुनी है, वो उन कैरेक्टर से मिलते हैं एग्जैक्टली, जब उनका एक वाकया गुजरा होता है। तो इसी तरह ही आर्ट भी यही चीज़ है, आर्ट के अंदर आप जहाँ फिरते हो, अब मैंने जब बोला कि मैं रेलवे स्टेशन गया, इस तरह मैं जब जाता हूँ किसी जगह पे, तो मैं उधर वहाँ पे दिन गुजारता हूँ, ठीक है, एक पूरा एक इंस्पायरेशन लेता हूँ। वैसे भी लाहौर में जाऊँ तो वो तो एक, वैसे ही मुझे अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है
पतंगों का ज़माना, पतंगे इकट्ठी करनी बसंत के लिए, जब बसंत का दौर आता था तो स्कूल से आते हुए एक आध कोई ना कोई जेब खर्च बचा के तो एक गुड्डी एक लेके आ जानी, उसको जमा कर छोड़ना कि बसंत वाले दिन उड़ाएंगे। तो बाकी और रंग ये चूड़ियों वाले और बहुत सारी हमारी ये, अगर गुमटी बाज़ार का मैं अगर बोलूँ, क्योंकि मेरा अगर रंगमहल एरिया था रहने का, तो ऐसे ही गुजरे बादशाह मस्जिद जाने के लिए हमने गुमटी बाज़ार से गुजरना, तो वहाँ पे कलर वो गोटे के और उसके सारे ड्रेसेस जो लेडीज के, ठीक है। और मेरी भी शादी पे मुझे माँ वहीं पे लेके गई थी गुमटी बाज़ार में। तो कहने का मतलब ये है कि वो रंग मतलब हर रंग कह लीजिए नए आने वाले, देखिए आपने जो क्वेश्चन किया वो मैं उसके ऊपर ज़्यादा करूँगा कि हमारे जो टीचर थे, मुझे अभी तक अपनी टीचर याद है, सलीमा हाशमी, फर्स्ट ईयर 1982 में फर्स्ट ईयर मेरा था। तो हमें गर्मियों की छुट्टियों की जो असाइनमेंट दी थी, उन्होंने कहा था 100 ड्राइंग्स बनानी। अब 2.5-3 महीने में आपने 100 ड्राइंग्स बनाने का मकसद क्या है? वो टीचर क्या चाह रही है हमसे कि मेक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और हर फील्ड में, ये तो आप म्यूज़िक में चले जाएं, किसी में भी चले जाएं, अगर ड्राइविंग अगर आप महीना छोड़ दें उसके बाद में भी वो एक आपके पास एक आना चाहिए, आपका एक वो जो है ना बेसिक ABC जो है ना, वो आपकी वो प्रैक्टिस है ड्राइंग की। फिर आप जब एक ख़ास इंस्टीट्यूट से एक अपनी इंस्पायरेशन लेके और एक डेवलप करके जब एक ख़ास एज पे पहुंचते हो, फिर उसको आप कन्वर्ट करते हो। ये तब कन्वर्ट हुए, ये एकदम से कन्वर्ट नहीं हुए। इसके अंदर पूरा वो प्रोसीजर, वो पूरी लर्निंग और वो पूरी चीज़ें शामिल हैं, फिर जाके ये कन्वर्शन हम लोग वो उसमें मैं अभी देख रहा था, उसमें देखें लाहौर रेलवे स्टेशन का एक पोर्शन है, वो मैंने एक ऐसा एंगल निकाला है जो कि, क्योंकि जाहिर है कि वो एक इंग्लिश आर्किटेक्ट का डिज़ाइन शुदा रेलवे स्टेशन है, तो उसमें जो एक एंगल ऐसा है मैंने निकाला है कि जो कि सेम स्कॉटलैंड के किले के मुतरादिफ है। अच्छा। उसकी इंस्पायरेशन और उस वक्त के किले जो होते थे वो एंगल वो है। अगर वो पेंटिंग अगर यहीं पे लगा देना किसी भी, आप मैं चैलेंज करता हूँ, वो कोई बंदा नहीं कहेगा ये पहचान नहीं पाएगा कि लाहौर का रेलवे स्टेशन है। हाँ। लेकिन है, खूबसूरती है। लेकिन ये कि बच्चों के लिए ये कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जिस तरह आप खूबसूरती बता रहे हैं हमें लाहौर की, तो मुझे बताइए लाहौर का कौन सा तारीखी मकाम जो है वो आपको ज्यादा पसंद है? वैसे तो बहुत ज्यादा लाहौर का तारीखी मुकाम तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी जगह कमी होंगी जो कि एक अगर पसंद तो नहीं, वो तो हर कोई पसंद करता है। इधर बादशाह मस्जिद है, इधर शाही किला है, और इधर वो रंजीत सिंह की समाधि है, और इधर रोशनाई गेट है, और वो फूड स्ट्रीट है। और मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा एरियल में व्यू में चले जाएं तो आपको लाहौर फोर्ट का नौलखा और शीश महल और ये एक ऐसा चीज़ है, पीछे मीनार पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा यूनिट है कि जिसको तो ऐसे प्रिजर्व, और मेरे ख्याल में ये होना, मेरे ख्याल में हो भी क्या, बस यूनेस्को हेरिटेज में आ गया हुआ है और आ जाना चाहिए। हमें हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट के इस तरह के बंदे हैं, उनको ये इसको तो यूनेस्को हेरिटेज में दे देना चाहिए इस एरिया को। अच्छा। और बड़ा अच्छा दे रहा है। मैं तो कहता हूँ ये यूनेस्को हेरिटेज में पूरा लाहौर वॉल्ड सिटी 13 दरवाजे, ये पूरे के पूरे यूनेस्को हेरिटेज में आ जाना चाहिए। और इससे हम इतना रेवेन्यू कमा सकते हैं कि जितना कि वो भी नहीं कमा रहे जो इटालिया में और ग्रीस में जो उनके पुराने सिटीज को साफ करके तो वो कमा रहे हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा कमा सकते हैं। सर, कौन से तारीखी मकाम को पेंट करते हो आपको सबसे मजा आया? मतलब कोई ऐसा होता है ना मकाम जो दिल को छू जाता है, उसको पेंट कर रहे होते हैं, एक एक चीज गौर से उसको देख रहे होते हैं। असल में एक्सप्रेशनिस्ट हूँ, मैं रियलिस्टिक नहीं हूँ क्योंकि चीज़ों की डिटेल में जाऊँ। मैं इन्वायरमेंट और उसके मूड को पेंट करता हूँ। ठीक है। उसमें लाहौरी गेट जो है ना, असल में ना इसके बारे में मैं बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ लाहौर। लोहारी इज नॉट फ्रॉम लोहार, नो। ठीक है। लोहार से इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये लहवर जो पुराना लाहौर का जो नाम है लहवर, ये मंडी थी, ओल्ड सेटलमेंट, जहाँ पे लोग आके अपना
बॉर्डर ट्रेड सिस्टम या कोई भी सिस्टम से अपना कारोबार वगैरह करते थे। ये वहाँ से बिगड़ते बिगड़ते इसका लोहारी गेट, और फिर जब अकबर ने अपने दौर में लाहौर को कैपिटल बनाया, 6 ईयर ये कैपिटल रहा है मुग़ल एम्पायर का अकबर बादशाह के वक्त, और 6-7 साल जो रहा उसने फिर पूरे इसके 13 दरवाजे ब्रेक किए, लाहौर फोर्ट को ब्रेक किया। ये उसका कमाल है अकबर का, जिसने ब्रेक किया। पहले ये मड में था और दरवाजे इस तरह मेंशन नहीं थे, उसने बाकायदा स्पेसिफिकली करी। तो उसने फिर जाहिर है कि इस जगह को भी नाम देना था, तो वो लेवर गेट करते करते लोहारी गेट तक पहुंच गए हम। ठीक है जनाब, साकिब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, विजुअल आर्टिस्ट हैं, और क्या खूबसूरती है उनके आर्ट में, उनके आर्ट पीसीज अगर आप देख रहे होंगे और आपने देखे भी हैं कि उन्होंने किस तरह खूबसूरती के साथ जो पेंटिंग्स के अंदर शहर लाहौर को दिखाया है, उसके कल्चर को दिखाया है। सर बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शहर लाहौर के बारे में जान के। थैंक यू सो मच। तो मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।